में हमने इसका जो है उलट देखा, जिसमें ये दिखाया कि कोर्ट ने इस रूल को अप्लाई करने से रिफ्यूज कर दिया था, क्योंकि कोर्ट के नजदीक रूल ठीक है बेशक अप्लाई होता, लेकिन सर्कमस्टांसेस केस के ऐसे थे कि कोर्ट ने कहा कि इस केस में हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है? यस सर। अच्छा, हमारे पास जो अगली मिसाल है वो भी ऐसी ही एग्जाम्पल है, जिसमें नो डाउट वो इस टॉपिक के अंदर फॉल करती है, बट को और आर्गुमेंट भी पेश किया गया था, तो बट कोर्ट रिफ्यूज टू अलाउ दिस रूल, क्योंकि अगेन कोर्ट ने कहा कि सर्कमस्टांसेस केस के ऐसे हैं कि हम इस रूल को जो है वो इस केस में ये सूटेबल नहीं है, अप्रोप्रिएट रूल नहीं है। तो पढ़ें जरा आप क्या कहता है, पहले तो हम प्रोविजन समझें क्या लिखा हुआ है। जी। Section 14, subsection 1 of the Increase of Rent and Mortgage Interest Restrictions Act 1920 stated that in case of overpayment by the tenant, the sum so paid shall be recoverable from the landlord, who received the payment, or his legal personal representative by the tenant. There was no एक mention मिनट of एक मिनट एक मिनट नाउ, यहाँ पे प्रोविजन ये कहता है कि जो एडिशनल सम टेनेंट ने पे किया है लैंडलॉर्ड को, वो रिकवर किया जा सकता है लैंडलॉर्ड से या उसके लीगल पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव से। रिकवर करने वाला कौन शख्स है? वो टेनेंट है। क्लियर हो गई बात? yes sir. गौर से समझिएगा मैंने क्या कहा है कि टेनेंट जो है ही कैन रिकवर द सम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड और from his legal personal representative. In case there is no landlord, then obviously उसका जो legal personal representative है उससे टेनेंट जो है वो सम रिकवर करेगा, जो भी एडिशनल अमाउंट पे कर दिया गया है या जो सम पे कर दिया गया है, दैट मनी विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड और हिज लीगल पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर हो गई बात? इज दिस क्लियर? Yes sir. ठीक है, नाउ अगली लाइन पढ़े, अगली लाइन क्या कहती है? There was no mention of recovery by the legal personal representative of the tenant. In प्रॉब्लम Dean समझ में versus आ गया? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज ओवर हियर? चले केस पढ़े फिर समझ में देखते हैं क्या समझ yes में sir, आता है। समझ आ गया. जी पढ़िए पढ़िए। In Dean versus Weisengrund, it was contended that the mention only of the landlord's legal personal representative meant that where the tenant had died before claiming a repayment, his legal personal representative could not claim it on behalf of his estate. It was held that there was no room for applying the maxim expressio unius est excluso altris in these circumstances. Rejecting the landlord's argument, the court took the view that this was a provision in an act which expressly provided that tenant the right to recover for overpayments. Therefore, it does not follow that the tenant's representative could not also recover for the overpayments when the tenant had died. समझ में आ गया एग्जाम्पल केस का? हेलो? Mm. जी यस सर, उसमें ये बात कर रहा है कि ये जो प्रोविजन है वैसे ये प्रोवाइड कर रहा है कि जब ओवर पेमेंट्स हो जाएंगी तो टेनेंट उसको रिकवर कर रहा है करेगा लैंडलॉर्ड से। इसमें ये कहीं बात नहीं लिखी हुई है कि जब टेनेंट मर जाएगा तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जो वो ओवर पेमेंट्स है वो रिकवर नहीं कर सकते हैं। इस बारे में नहीं है ये।
सही है, आगे बताएं आगे। इस बेसिस पे क्या हुआ, वो तो प्रोविजन आपने बता दी, बट व्हाट वर द फैक्ट्स? फैक्ट्स क्या थे? कुछ फैक्ट्स का बताए ना कि उसमें फैक्ट्स में क्या हुआ है। सर वो जो लैंडलॉर्ड था उसने यही क्लेम किया था कि जो टेनेंट जो है वो मर गया था, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो क्लेम कर रहे थे। तो जो लैंडलॉर्ड था उसने ये कंटेंशन दिया था कि जो रिकवरी है वो सिर्फ जो है वो टेनेंट कर सकता है। तो इस पे कोर्ट ने ये किया कहा था कि जो प्रोविजन है वो इस बारे में नहीं है कि ओवर पेमेंट जो है वो टेनेंट का लीगल रिप्रेजेंटेटिव जब टेनेंट मर जाएगा तो वो रिकवरी नहीं कर सकते। ये इस बारे में है कि जो टेनेंट है वो रिकवर कर सकता है ओवर पेमेंट्स। टेनेंट भी रिकवर कर सकता है और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ये देखें तो कोर्ट ने यहाँ पर जो रूल है, जिस रूल को हम देख रहे हैं, उस रूल को फॉलो करने से मना कर दिया था। क्योंकि कोर्ट ने कहा कि देखिए, ओवर पेमेंट्स की बात अगर आप करते हैं, ये प्रॉपर्टी ही टेनेंट की है, टेनेंट की प्रॉपर्टी ने, टेनेंट ने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो ओवर पेमेंट की है, उसने एक सम ऑफ मनी पे किया है टू द लैंडलॉर्ड, और उसमें उसने अगर ओवर पेमेंट कर दी है तो ओवर पेमेंट तो असूली तौर के ऊपर जो लैंडलॉर्ड है वो उसको वापस करना है टू द टेनेंट। अब ये कैसे हो गया कि टेनेंट साहब रिकवर कर सकते हैं, और अगर वो इंतकाल हो जाता है उनके, तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स रिकवर नहीं कर सकते। ये तो एसेट्स उन्हीं के ही हैं, तो उनको आपको लैंडलॉर्ड को वापस करने हैं। तो ये तो बात सही है कि लैंडलॉर्ड जो है वो उसके उससे आप रिकवर कर सकते हैं और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से रिकवर कर सकते हैं, लेकिन रिकवर करने वाला जो है वो सिर्फ टेनेंट है। तो कोर्ट ने, अब लैंडलॉर्ड ने यही आर्गुमेंट किया था कि आप इस रूल को अप्लाई करते हुए टेनेंट के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को एक्सक्लूड करें, बट कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो भी कर सकता है और उसके इंतकाल होने के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी रिकवर कर सकते हैं अमाउंट। और आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा है, और यही इस केस में हुआ है कि कोर्ट ने इस रूल को अप्लाई करने से रिफ्यूज कर दिया था। क्लियर हो गई बात? यस सर। ठीक है, अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर, और नेक्स्ट रूल जो है उसको देखते हैं, क्या पढ़ें। नो सिस्टर ये क्या है? नौसितर ए सॉसेस, अब प्रोनाउंसिएशन तो मुझे भी सही नहीं आती है, तो लेट्स गो ऑन व्हाट इट सेज। Okay. A statutory term is recognized by its associated words. The Latin maxim nocister e resources states this contextual principle whereby a word or phrase is not to be construed as if it stood alone, but in the light of its surroundings. The rule has given rise to particular precepts such as the e jusdem generis principle and the rank principle. A word or phrase in an enactment must always be construed in the light of the surrounding text. Words, and particularly general words, cannot be read in isolation. Their color and their content are derived from their context. The rule of construction Gloucester A sources, as explained by Lord Macmillan, means the meaning of a word is to be judged by the company it keeps. As stated by the Privy Council, it is a legitimate rule of construction to construe words in an Act of Parliament with reference to the words found in immediate connection with them. According to Stamp J, English words derive color from those which surround them. Sentences are not mere collection of words to be taken out of the sentence, defined separately by reference to the dictionary or decided cases, and then put back into the sentence with the meaning which you have assigned to them as separate words. ये सारा आपने पढ़ा, समझ में आया? से थोड़ा बहुत आया कि जो इसमें ये कह रहे हैं कि जो वर्ड्स और जो सेंटेंसेस हैं वो उनके जो सराउंडिंग्स में, मतलब उनके आगे पीछे जो सेंटेंसेस हैं उनको रेफर करके उनको ध्यान में रखते हुए फिर जो है मीनिंग देते हैं। सही, ये थोड़ा बहुत समझ आया। ठीक है, बिल्कुल, बस सही का सही है, यही है। एक एक प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल देते हैं, उसके बाद कहते हैं क्यों ये कहा जाता है
कि एक बंदे के करेक्टर या उसके जो है उसकी आदत का आपको अगर पता लगाना है तो उसको आप देखने के लिए जो वो कंपनी जिस कंपनी में वो बैठता है, जिस तरह के लोगों में वो मिलता-जुलता है, उससे आप अंदाजा लगाएँ। ठीक उसी तरह से यहाँ पे लफ्ज़ों का है कि अ वर्ड इज़ टू बी जज्ड बाय द कंपनी इट कीप्स, कि कोई भी लफ्ज़ को आपने देखना है कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या निकलता है, तो विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, अगेन ये सारी जो बात हो रही है यहाँ पे, ये विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है। एक कॉन्टेक्स्ट में देखें कि जिस जगह वो वर्ड रखा गया है, वहाँ पे उस लफ्ज़ का क्या मायना निकलता है, कलर वो क्या ले रहा है वहाँ से। what kind of meaning is the paragraph giving that word, क्योंकि उसी पैराग्राफ में उसी सेंटेंस से आपको उसका जो असल मतलब है वो पता चलेगा। और ये सारी जो ऑब्जर्वेशंस है ये यही इसी बात के ऊपर एम्फेसिस कर रही है कि डोंट रीड देम इन आइसोलेशन, आइसोलेट करके पढ़ना और फिर उसके बाद वो मीनिंग अप्लाई करना जो है वो वो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं है। अगर आपने एक लफ्ज का असल मतलब देखना है, एक्चुअल देखना है कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है, तो उस वर्ड को वहीं रखकर देखें और वहीं पढ़ने की कोशिश करें। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. Yes, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो ये सारी जो 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 हम ये भी रूल जो हमने देखा, इसके बाद ये जो पिछला रूल भी देखा है, दीज आर ऑल सब्सिडरी रूल्स। और ये अगर आप गौर करें तो ये वही आपके प्लेन मीनिंग के ही दायरे में रखकर बात हो रही है, क्योंकि देखें ना, आप जब एक चीज को कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हो, प्लेनली उसको देख रहे हैं, पर्पस के ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो इट इज पार्ट ऑफ द सेम थिंग। अच्छा, तो इस रूल में हम क्या देख रहे हैं कि वी आर लुकिंग एट द इंटेंट of the parliament and we are judging what a word means by the company which it keeps। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर। एक चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे इन्होंने दो रूल्स का और जिक्र किया है, वो इसके फौरन बाद आ रहे हैं और वो इसी रूल में से निकले हैं। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर। पहली वाली एग्जाम्पल पढ़िएगा। In Commerce versus Savoy Hotel, while dealing with the Purchase Tax Act, which used the expression manufactured beverages including fruit juices and bottled waters and syrups, etc., it was held that the description fruit juices as occurring therein should be construed in the context of the preceding words, and that orange juice unsweetened and freshly pressed was not within the description. ठीक है, क्लियर है? प्रोविजन देखें, अंडरलाइन वर्ड्स देखें कि अंडरलाइन वर्ड्स क्या हैं, उसके बाद क्या चीज उसमें इंक्लूड नहीं करवाई गई उन्होंने और क्यों नहीं इंक्लूड करवाई गई। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, होपफुली समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं आता तो बता दें, आई विल एक्सप्लेन इट। आई गिव यू 10 और 20 सेकेंड्स टू ट्राई टू फिगर इट आउट कि किस चीज को उन्होंने इंक्लूड करवाया है, क्या ओवरऑल क्या कंपनी बन रही है। सर ये मैन्युफैक्चर्ड बेवरेजेस और इंक्लूडिंग फ्रूट जूसेस जनरली स्वीट होते हैं और उन्होंने बोला है कि मैन्युफैक्चर्ड दैट इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। एक मिनट, पानी कब से स्वीट होने लगा? बॉटल्ड वाटर्स कब से मीठा होने लगा? सर वो और करके अलग कर दिया ना उन्होंने। नहीं, और आपने क्यों किया? जब वहां पे उन्होंने एंड लिखा है तो आपने और क्यों किया? यहाँ पे जो फोकस है वो किस चीज के ऊपर है? वो यहाँ पे फोकस जो है, देखिए फोकस देखें किस चीज के ऊपर है, किस चीज को उन्होंने उसमें इंक्लूड किया। फोकस है कि ये तीन चीजों का, या बल्कि तीन चीजों का जिक्र है। फ्रूट जूसेस, वाटर बफल्स एंड सिरप्स, ये तीन चीजें, और फिर आगे एटसेट्रा जो है, आगे और भी चीजें आ जाती है, लेकिन फिलहाल हम इन तीन चीजों को रखते हैं जहन में। ये बनती कहाँ पे है? बनती कहाँ पे है बताएं? बस ये आगे बात, फैक्ट्री में बनती है। अब क्या चीज को नहीं उन्होंने इंक्लूड किया? उन्होंने इंक्लूड किस चीज को नहीं किया? ऑरेंज जूस अनस्वीटेंड एंड फ्रेशली प्रेस्ड। ताजा जूस आप निकाले, ताजा जूस जो है वो मीठा नहीं होता है, या उस तरह की मिठास या उस तरह की आपको जायका नहीं मिलता है जो आपको पैकेज्ड फ्रूट जूस में मिलता है।
आप एक ऑरेंज जूस का ग्लास पी के देखें ताजा, और एक जो है वो बाजार से खरीद के देखें, जो नेस्ले का या किसी और कंपनी का रिश्तेदार का खरीद के देखें, आपको फर्क नजर आएगा दोनों में। और इवन अगर आप जाए इन दुकानों के ऊपर और जो जूसेस बेचते हैं फ्रेश जूसेस, तो इनको आप ये भी चीनी डालते हैं। अगर आप इनको कहें कि चीनी नहीं डालें तो वो नहीं डालेंगे, फिर आप देख चखिएगा दोनों को, आपको फर्क नजर आएगा। तो यहाँ पे जो है फ्रूट जूसेस में उन्होंने कंपनी कहाँ से ली, उन्होंने कहा कि यहाँ पर सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड बेवरेजेस की बात हो रही है, और अनस्वीटेंड जूस और ताजा निकाला हुआ जूस जो है वो डिस्क्रिप्शन में नहीं फॉल करता है। ठीक है, Yes, sir. दूसरी मिसाल देखें। In Bhageshwari Charan versus Jagannath, the word declare as occurring in the phrase to create, declare, assign, limit, or extinguish of Section 17 of the Registration Act 1908 was an issue. The Privy Council held that thought the word declare was capable of bearing a wider meaning, but in Section 17, being in association with other words, its meaning was restricted to connote a definition change of legal relationship as distinct from a mere statement of facts. ये समझ में आया? नहीं सर, ये समझ नहीं आया। इल्फाज देखें, इल्फाज कानून देखें, इल्फाज देखें। कानून सारा क्या है? टू क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट और एक्सटिंग्विश। यहाँ पे ये वर्ड्स अगर आप देखें तो ये वर्ड्स और जहां ये इस्तेमाल हुए हैं, ये वर्ड्स जो है दे आर आइदर क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप, अ लीगल रिलेशनशिप with respect to immovable property in favor of a person, या उसको खत्म कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो है इस सेंस में इस्तेमाल हो रहे हैं सेक्शन 17 में। अगर हम अभी सेक्शन 17 खोल के देखें, मेरे पास एक मिनट रुक जाए, मैं ओपन करता हूं, तो बाद में इसको देख लेंगे। खैर अभी हम इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं फिलहाल। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे अब डिक्लेयर का जो मतलब है, डिक्लेयर को आप एक वाइडर सेंस में देखें तो वाइडर सेंस में क्या चीज का यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेयर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, सिर्फ अनाउंस करना कि ये ऐसे ऐसे हुआ है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, यहाँ पर डिक्लेयर का जो मतलब है, इट इज अ डिक्लेरेशन इन द सेंस कि यहाँ पर एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुई यस बात? सर, यस सर। तो डिक्लेयर का जो मतलब, जो ऑर्डिनरीली स्पीकिंग जो मतलब है, वो अपनी जगह में भी हो, लेकिन यहाँ पर इस कंपनी में अगर आप रखकर देखें तो यहाँ पर इट इज कनोटिंग अ डेफिनेट लीगल रिलेशनशिप, के एक लीगल रिलेशनशिप जो है एक पार्टी से तब्दील होकर दूसरी पार्टी को मिल रही है। ये एक पर्टिकुलर जो है वो अनाउंसमेंट हो रही है, एक पर्टिकुलर तरह की अनाउंसमेंट हो रही है कि एक लीगल रिलेशनशिप है। यहाँ पर किसी का लीगल टाइटल आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो मतलब क्या है कि आप वहां पे एक लीगली तौर के ऊपर बता रहे हैं कि जनाब इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो हक है या एंटाइटलमेंट है। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अगली मिसाल पे आ जाए। In Muir versus Key, in the phrase for public refreshment, resort, and entertainment, in Section 6 of the Refreshment Houses Act 1860, entertainment was held to mean reception of the public rather than entertaining them by a theatrical, etc. performance. अब यहाँ पे आप खुद देख लें कि यहाँ पर एंटरटेनमेंट को कैसे कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है। जी समझ में आया? सर आप समझा दें। एंटरटेनमेंट का क्या मतलब है? एंटरटेनमेंट का एक वाइडर मीनिंग भी है, उस वाइडर मीनिंग को कोर्ट रिफ्यूज कर रही है अप्लाई करने से। वैसे तो एंटरटेनमेंट का मतलब ये है कि अगर आप, जैसे मिसाल के तौर के ऊपर,
तो अगर हम खाना खाने बाहर जाते हैं या मूवी देखने बाहर जाते हैं, कोई शो देखने बाहर जाते हैं, तो हम एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं ना अपनी, या कोई जो है कोई जैसे म्यूजिकल परफॉर्मेंस, कोई बैंड परफॉर्म कर रहा है, कोई सिंगर परफॉर्म कर रहा है, लाइव परफॉर्म कर रहा है, तो वो देखने जा रहे हैं, तो एंटरटेनमेंट के लिए है ना, ये नहीं Yes, है? sir. इसी Yes, sir. तरह से हम कोई गेम खेलने बैठे, कोई क्रिकेट का मैच देखने जाएं, कोई फुटबॉल का मैच देखने जाएं, और या क्या कहना चाहिए खुद खेलें, तो हम एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं ना। Yes, sir. यस यहाँ सर। पे एंटरटेनमेंट का क्या मतलब है, किस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, वो आप देखें दूसरे दो लफ्जों की रोशनी में। और लिखा हुआ भी है, उसकी बात नहीं कर रहा है। की बात नहीं कर रहा है सर, वो गैदरिंग, पब्लिक गैदरिंग्स की बात कर रहा है। बिल्कुल पब्लिक गैदरिंग्स की बात कर रहा है, पब्लिक की रिसेप्शन की बात कर रहा है। सिर्फ वो कह रहे हैं कि वो एंटरटेनमेंट के दायरे में आती है, थियोरेटिकल परफॉर्मेंस एंटरटेनमेंट के दायरे में नहीं आती। अब यहाँ पे जो उन्होंने एंटरटेनमेंट का जो स्कोप रिस्ट्रिक्ट किया है, वो रिस्ट्रिक्ट किया है कि किसी जगह पब्लिक को आप गैदर करके वहां पे जो है कोई किस्म किस्म की आप पार्टी अरेंज कर लें या कोई दावत अरेंज कर लें, वो एंटरटेनमेंट के दायरे में वो उस चीज को दे रहे हैं, ना कि थियोरेटिकल परफॉर्मेंस वगैरह के दायरे में देख रहे हैं। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. Yes, sir. यस अगली सर। मिसाल पढ़े। In Pangili versus Bell Punch Co. Limited, the word floors, as used in the floors, steps, stairs, passageways, and gangways of the Factories Act 1961, required interpretation. The court had to decide whether a floor used for storage fell within the description of the provision. Applying the principle of Noster A sources, the court held that all the words used in the phrase indicated passage. It said that floors meant parts of floors over which workmen were likely to pass a repass, and a floor used exclusively for storage does not fall within the description of the act. अब ये बताएं क्या है? सोचे सोचे जल्दी बताएं। इसमें क्या चीज नहीं समझ में आ रही? चलें, जो चीज नहीं समझ में आ रही वो मुझे आप बता दें, तो फिर मैं आपको आप वो बता देता हूँ मैं आपको, तो फिर आप फिर इसको खुद Sir, करें कुछ। जी and a floor used सर ये and a जो floor बेसिक exclusively बेसिक for storage does अच्छा, not fall. अब आप हम देखते हैं एक घर की मिसाल, एक घर में या एक बिल्डिंग की मिसाल लेते हैं। बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर है। फोर्थ फ्लोर को आपने बनाया है गोदाम। गोदाम स्टोरेज कहते हैं, गोदाम इज नॉट प्रॉपर वर्ड, स्टोरेज कहते हैं। और वहां पे आपने बिल्डिंग में काम करना है या नहीं काम करना, चले बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, चौथे फ्लोर को आपने बना दिया है स्टोरेज। सारा वहां पे जो माल वगैरह है वो सारा वहां जमा किया जा रहा है। सवाल ये बनता है कि वो इस एक्ट के ये एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है, उस फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बताएं। Sir, it will not be applicable. सर, जिसको हमने स्टोरेज बना लिया है ना, वो आप उस पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन लफ्जों को देखें, इन लफ्जों में फ्लोर्स का क्या मतलब है? जहाँ पे कोर्ट ने कहा है पैसेज कि है। एप्लीकेबल नहीं है। कोर्ट ने Passage. क्यों कहा कि एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि ये पैसेज के तौर पे, यहाँ पे जो फ्लोर का जो मतलब है वो यहाँ पे पैसेज के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। वो यहाँ पे उसका ये मतलब नहीं है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर एरिया को स्टोरेज के लिए जो है वो
यूज जो करना है वो इसके ऊपर तहत वो अप्लाई होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो फ्लोर्स का जो मतलब है वो ये है कि जगह जिसके ऊपर लोग जो है वो गुजरे, आए जाएं, गुजरे, इसके और जिस जगह वो रखा हुआ है लफ्ज, उसके दायरे में आप देखेंगे फ्लोर्स, स्टेप्स, स्टेयर्स, पैसेजवेज एंड गैंगवेज। ये सारों के अगर आप मतलब देखें तो ये सारे जो है एक ही चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, वो ये है कि पैसेज वे, पाथ ऑफ पाथ, अ पाथ जिसके ऊपर लोग जो है वो आए जाएं। ठीक है, Okay, sir. क्लियर हो गई बात? Yes, sir. अच्छा, अगली मिसाल पढ़ें। In Inland Revenue versus Frere, the respondent sought to deduct the interest paid on a short-term loan from his income for the purposes of assessing his liability to pay tax. एक मिनट, ये समझाइएगा ये क्या कहता है? हमें टैक्स लॉ आप पढ़ रहे हैं, मुझे तो टैक्स लॉ आता भी नहीं है। ये बताएं ये क्या कहती है लाइन? जहाँ बंदा क्या चाह रहा है करवाना? सर वो ये चाह रहा है कि जो उसने लोन लिया है ना, उसमें जो उसने इंटरेस्ट पे कर दिया है वो अपनी सैलरी में से जो है वो डिडक्ट करवाना चाह रहा है, ताकि उसे पता चले कि उसको टैक्स पे करने की कितनी लायबिलिटी बन रही है उस पे। और वो ये चाह रहा है कि उसके ऊपर टैक्स ना पे किया जाए। ठीक है, ये वो चीज चाह रहा है क्योंकि जो है वो लोन कौन सा है? लोन है शॉर्ट टर्म लोन। आप पढ़े कानून क्या कहता है? The Income Tax Act of 1952 allowed the amount of interest, annuities, or other annual interest to be deducted from the income. Under the Nochester A. Sauce's rule, the mention of amount of interest related only to annual interest as the other items related to annual payments. The respondent's interest payment was not an annual interest payment. Therefore, he could not deduct it from his income and he was required to pay tax on it. ठीक है, अगर आप कानून की वर्डिंग पढ़े, कानून की वर्डिंग में क्या है? सालाना लोन्स की बात की गई। अगर कोई बंदा सालाना लोन लेता है तो उसको वो अपने टैक्स की लाइबिलिटी से डिडक्ट करवाकर उसके ऊपर उसको पर टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आपका तो ईयरली लोन है ही नहीं, आपका तो एनुअल वाला लोन है ही नहीं, आपका तो शॉर्ट टर्म लोन है। शॉर्ट टर्म लोन में 6 महीने वाला भी हो सकता है, 1 महीने वाला भी हो सकता है, 3 महीने वाला भी हो सकता है, तो आपको तो इस पर टैक्स देना है। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. ठीक है, अब आ जाए हम आखिरी इसके ऊपर रूल के ऊपर। वो ये क्या कहता है और इसके ऊपर पढ़ें। Section 2 of the Ecclesiastical Codes Jurisdiction Act 1860 penalizes riotous, violent, or indecent behavior in churches and churchyards. In Abraham versus Cavey, prosecution was brought under Section 2, where the defendant had shouted in a Methodist church service held in connection with the Labour Party conference. O you hypocrites, how can you use the word of God to justify your policies? It was held that in Section 2, the word indecent did not have its usual sexual obscene connotation, but because of the surrounding words must be taken to refer to the indecency of creating some disturbance within a sacred place. ठीक है, क्लियर हुई मिसाल? प्रोविजन क्या है, कंपनी क्या है, काम क्या हुआ है, और कोर्ट ने क्या होल्ड किया है। जी, हेलो, जी जी सर। बताएं। सर इसमें
इनडिसेंट बिहेवियर की बात हो रही है सर, कि वो जो उसने चर्च में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की वो जो है वो यूजुअल सेक्सुअल ऑप्शंस कॉनोटेशन में तो नहीं फॉल होती, लेकिन इनडिसेंट बिहेवियर में वो फॉल हो रही है, इस पर सेक्शन 2 ये कहना चाह रहे हैं सर इसमें। देखें, यहाँ पर जो बात हो रही है, बात आपकी सही है, पर थोड़ा सा इट रिक्वायर्स फर्दर एलैबोरेशन। यहाँ पर जो इनडिसेंट का मतलब है, अब नॉर्मली तौर के पर आप देखें कि सेक्सुअल या ऑब्ससीन कनोटेशन के दायरे में, सीन कनोटेशन के दायरे में रख के देखें, तो जब भी वर्ड आपको इनडिसेंट किसी भी लॉ में नजर आएगा या किसी जगह पे नजर आएगा, तो अमूमन उस इट रेफर्स टू, इट हैज अ ऑब्सीन सेंस। और इंडिसेंट बिहेवियर में नॉर्मली यही होता है कि अगर किसी को आप सेक्सुअली अब्यूज करें तो वो इंडिसेंट बिहेवियर में आ जाती है चीज। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पे इनडिसेंट बिहेवियर का जो मतलब है वो उसको ब्रॉडर सेंस में देखा गया है कि यहाँ पे किसी किस्म की जो भी है बदतमीजी, किसी किस्म की डिस्टर्बेंस जो है वो भी इनडिसेंट बिहेवियर के दायरे में आ जाती है। क्योंकि अगर आप ऊपर वाले वर्ड्स को देखें तो ऊपर वाले वर्ड्स के दायरे में कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे किसी किस्म की डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, तीनों लफ्जों को आप साथ मिलाकर देखें तो तीनों लफ्जों को जो है किसी किस्म की डिस्टर्बेंस क्रिएट करना जो है वो एक ऐसी जगह के ऊपर, एक सेक्रेट प्लेस के ऊपर डिस्टर्बेंस क्रिएट करना जो है वो जो है लायबल है इस एक्ट के तहत, तो वो पनिशमेंट उसको मिलेगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? Yes, sir. सही है, इसको यहाँ तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होती है बात, तो इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। ये तो टॉपिक पूरा हो गया और हम जी फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। ठीक है, 1 मिनट बचे जी वैसे सर। भी, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में कंटिन्यू करते हैं।